लगभग पिछले 40 सालों से यूपी की सियासत को बहुत नजदीक से देखने वाले वरिष्ठ पत्रकार वासिंद्र मिश्रा सर हमारे साथ हैं। सर, पहला सवाल यह है कि मुलायम सिंह यादव को जिस तरीके से आपने देखा, उनको मुलायम सिंह से नेताजी बनने तक का सफर और समाजवादी पार्टी के निर्माण तक के सफर और उनके अंत तक के सफर को आपने बहुत नजदीक से देखा। मैं जानता हूं कि आप बहुत प्यार करते थे और वो भी आपको बहुत स्नेह करते थे। कैसे देखते हैं मुलायम सिंह यादव को? हम जब कैरियर शुरू किए उस समय नेताजी अपोजिशन की पॉलिटिक्स करते थे जी। और मुझे जिम्मेदारी भी अपोजिशन पार्टी की मिली। तो उस समय नेताजी के समकक्ष जो लोग थे दूसरे दलों के, उनका भी बहुत बड़ा वो था, एक कद था और एक दूसरे के प्रति सम्मान था जी। तो हमारी और नेताजी की मुलाकात एक घटना से हुई जो इटावा में घटित हुई थी, थाने के अंदर जी। सरकार बनने के बाद। जान पहचान तो हो गई थी जब वो अपोजिशन में उठे और लोकदल, फिर राष्ट्रीय लोकदल, फिर कई बार विभाजन होते होते धीरे धीरे नेताजी का एक कंट्रोल स्थापित हो गया था पार्टी पर भी और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। जब मुख्यमंत्री बने तो उस समय शिवपाल जी से एक विवाद हो गया था इटावा थाने में जी। और विवाद का कारण था इनके दल का एक कार्यकर्ता था सफाई इटावा का, उसका किसी बात को लेके उस समय का जो एक दरोगा था उससे झगड़ा हो गया। ब्रिजलाल जो आज राज्यसभा मेंबर हैं बीजेपी के, उस समय ब्रिजलाल वहाँ के एसपी थे इटावा के। तो झगड़ा हो गया, शिवपाल जी ने जबरन थाने में दरोगा के साथ बदसलूकी की और उसके बाद ब्रिजलाल को पता चला तो उन्होंने उस समय के जो शिवपाल जी के लोग थे करीबी, उनके ऊपर लाठीचार्ज करा दिया था। अच्छा। नेताजी मुख्यमंत्री थे, नया नया पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो उनके अंदर भी वो उस तरह का सहनशीलता नहीं थी जो बाद में डेवलप हुई। जांच हुई, यहाँ पर डीजी पुलिस एक माथुर साहब थे, आरपी माथुर। किसी तरह वो घटना कंट्रोल हुई और उसके बाद ब्रिजलाल का ट्रांसफर हो गया और जांच सीबीसीआईडी को दे दिया गया। उस समय नेताजी के दो करीबी अधिकारी थे, जेएस गुंगेश और एसके रिजवी। इन लोगों ने जांच किया और उसमें ब्रिजलाल को दोषी मानते हुए उनका तबादला करा दिया। हम लोग तब स्टेट कैपिटल में पत्रकारिता करते थे। मेरा नेताजी से इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं था। अखबारों में खबर छपी, खबर छपने के बाद डीजीपी भी नाराज हुए और नेताजी भी नाराज हुए, क्योंकि उस समय मीडिया में खबर अगर फैक्चुअली करेक्ट है तो छपती थी जी। और ये नहीं देखा जाता था कि खबर किसके खिलाफ जा रही है। और मैं ब्रिजलाल को भी ज़्यादा जानता नहीं था, उनका ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह ही पढ़ता रहता था कि जहाँ जहाँ वो एसपी रहे उन्होंने काम अच्छा किया था, लॉ एंड ऑर्डर बेटर रहा था। मैंने एक खबर लिख दी कि शिवपाल सिंह यादव और उनके समर्थकों ने थाने में बदसलूकी की इंस्पेक्टर के साथ और फिर वहाँ लाठीचार्ज वगैरह हुआ। नेताजी ने डीजीपी को तलब किया कि मेरी इमेज खराब की जा रही है और आपके लोग क्या कर रहे हैं। डीजीपी ने फिर उनके ऑफिस के जरिए हम से और बाकी पत्रकारों से भी संपर्क किए कि नहीं, ऐसा नहीं है, गलती ब्रिजलाल की है। मैं यूनिवर्सिटी से निकला था तो थोड़ा सा एकेडमिक और मेरा रुझान भी था, तो तब तक हमने अपना रिसर्च करके पता कर लिया था कि ब्रिजलाल का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो मैंने उनसे बोला कि आप जो कह रहे हैं हम उसको भी लिखेंगे, लेकिन जो स्पॉट से इंफॉर्मेशन मिल रही है वो भी लिखेंगे। डीजीपी ने कहा कि हम जो कह रहे हैं वो आप नहीं लिखेंगे, आप लोग एक तरफा लिख रहे हैं। हमने कहा एक तरफा हम लोग क्यों लिखेंगे, ना तो हम लोग ब्रिजलाल को जानते हैं और न मुख्यमंत्री को ज़्यादा जानते हैं निजी तौर पर,
तो हम लोगों का क्या वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है। तो उन्होंने एक चैलेंज वाले लैंग्वेज में कहा कि नहीं, हम जो कह रहे हैं आप लिख दीजिए। हमने कहा ठीक है, आप बोलिए। तो उस समय रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं होती थी, हम लोग नोट्स लेते थे। हमने डबल इन्वर्टेड कामा में वो जो कहे वो आके रात में अखबार में लिख दिया। दूसरे दिन अखबार छपा तो और नाराज हो गए, क्योंकि उस समय के डीजीपी ने बृजलाल के बारे में बोल दिया था कि वो मिसफिट है, डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग लायक नहीं है। तो हमने वही डबल इन्वर्टेड कामा में लिख दिया, बृजलाल के जो गुड वर्क रहे वो लिख दिया। नेताजी नाराज हो गए। नेताजी डीजीपी से नाराज हुए। अच्छा। तुम और कंट्रोवर्सी बढ़ा रहे हो। तो डीजीपी फिर परेशान कि वो तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए कहे थे इन्होंने, और उसको एग्रावेट कर दिया। तो उस जमाने में एक बहुत लेजेंडरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर हुआ करते थे, त्रिलोक सिंह मेहता। अच्छा। और अब तो सूचना तंत्र बहुत बड़ा है, 100-150 लोग काम करते हैं सीएम सेक्रेटेरिएट में। उस जमाने में एक अकेले वो त्रिलोक सिंह मेहता थे जो डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन देखते थे और मुख्यमंत्री का ऑफिस देखते थे। उन्होंने संपर्क किया। अब वो इतने टैक्टफुल थे मेहता जी, आज इस दुनिया में नहीं है, कि उन्होंने हमसे बात की कि आपसे मुख्यमंत्री मिलना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री को कन्विंस किया कि आप नए पत्रकारों से थोड़ा मिलना जुलना करिए। अच्छा। क्योंकि जो रूलिंग पार्टी देख रहे हैं ये तो पुराने लोग हैं, तो वो तो जो पार्टी सत्ता में रहती है उसी को देखते हैं, और ये जो नए लोग हैं ये तो अपोजिशन की रिपोर्टिंग करते हैं, तो इनकी राइटिंग इनका थोड़ा अलग रहता है। तो हम दोनों को नहीं मालूम था कि ये मेहता जी का मैनेजमेंट था। फिर मेहता जी ने मेरी मीटिंग कराई नेताजी से। तो जो नेताजी शिवपाल जी का नाम आने की वजह से और उनके ऊपर जो आरोप लग रहे थे कि वो थाने में लॉलेसनेस क्रिएट हुआ और नेताजी ने उल्टे एसपी को हटा दिया, उस नेताजी ने उस विषय पर हमसे कोई बात नहीं की। अच्छा, जो आप लगातार 4 दिन से लिख रहे थे। अब वो हमसे नाराज भी थे। हाँ। कोई बात नहीं की। हम गए तो पढ़ाई लिखाई गांव, मेरे पेरेंट्स के बारे में बातचीत किए और कहे कि कुछ भी लिखना हो तो मेरा भी वर्सन डाल देना बस। हाँ, और आप फोन कर देना, ये लोग बता देंगे कि सरकार का क्या पक्ष है। इटावा का कोई जिक्र नहीं, किसी घटना का कोई जिक्र, जिसकी वजह से बुलाए अप्रत्यक्ष रूप से बुलाया गया, बुलाए गए, बैठक हुई, जिसकी वजह से वो नाराज थे। हाँ। डीजीपी से भी नाराज थे और आपसे भी कहीं ना कहीं नाराज। जिक्र नहीं किया। वाह। पेरेंट के बारे में बात करते रहे। उसके बाद ये की प्रैक्टिस में आ गया कि कुछ खबर लिखना होता था। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जर्नलिज्म का जो बेसिक रूल्स था कि आपको संतुलित लिखना है, बोथ साइड वर्सन चाहिए। तो ऊपर शुरू हो गया कि कोई अगर सरकार के बारे में कुछ लिखना होता था तो हम सभी पत्रकार मेहता जी को फ़ोन कर देते थे कि मेहता जी इसमें सरकार का क्या पक्ष है। सरकार का पक्ष आ जाता था, उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाता था रिपोर्ट में। तो धीरे धीरे चलता रहा। फिर काम के जरिए उनको ये एहसास हुआ कि जो रूलिंग पार्टी वाले जर्नलिस्ट हैं वो तो रूलिंग पार्टी तक ही हैं, जब हम अपोजिशन में जाएंगे तो फिर मेरे पास नहीं आएंगे। आई होता भी था। तो नेताजी ने उस जमाने में माना जाता था कि नारायण दत्त तिवारी जी का मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, और नारायण दत्त तिवारी और कांग्रेस को नेताजी ने रिप्लेस किया था। तो नेताजी ने भी अपनी एक पैरेलल तंत्र डेवलप किया नए पत्रकारों का। अच्छा। और उनकी शुरुआती दौर में कुछ उनके लाइक डिसलाइक बहुत था कि जैसे उस जमाने का जर्नलिज्म आइडियोलॉजी पर बेस था। तो या तो राइट विंग था, नहीं तो लेफ्ट विंग था जी। और लेफ्ट विंग और सोशलिस्ट दोनों मिला जुला रहता था। तो नेताजी ने पहले तो चिन्हित कराया कि मीडिया में जितने लोग हैं उसमें लेफ्ट लीनिंग और सोशलिस्ट लीनिंग के कितने हैं, और राइट विंग के लोग उनके करीबी थे, लेकिन वो लेफ्ट लीनिंग और सोशलिस्ट लीनिंग के पत्रकारों से भी संपर्क शुरू किया उन्होंने।
स्वयं से। स्वयं से। और कोई बीमार है, किसी का कोई दुखद समाचार हुआ उसके परिवार में, तो नेताजी का फोन जाता था, कंडोलेंस जाता था। शादी विवाह है तो उसमें भी जाते थे, सभी पत्रकारों के वहाँ जाते थे। और कुछ चीज़ें तो बहुत ही इंसानियत वाली थी कि जैसे अगर कोई पत्रकार बीमार है या उसके घर में कोई बीमार है तो वो कोशिश करते थे कि डॉक्टर से बात कर लें, उसके परिवार से बात कर लें। मुख्यमंत्री रहते। हाँ, मुख्यमंत्री रहते हुए और उसको निभाते थे। तो चलते चलते मतलब अगर कोई पत्रकार बीमार है तो उसके घर वालों से बात करना, बात करते थे, उसकी उसके इलाज का इंतजाम कराते थे। इलाज का इंतजाम खुद डॉक्टर से भी बात करते। डॉक्टर से भी बात करते थे। अच्छा। एक घटना मैं बताऊं, मैं एडिटर था जी में, दिल्ली में रहता था। मेरा एक सब एडिटर, अखबारों में चैनलों में तो प्रोड्यूसर बोलते हैं, तो मेरा एक असिस्टेंट प्रोड्यूसर के फादर की दोनों किडनी खराब हो गई। वो झांसी कराने वाला था लड़का, और कहीं से कोई इंतजाम नहीं हो रहा था। तब उस जमाने में इतना मेडिकल कार्ड और टीपीए कार्ड भी नहीं था। तो उस बच्चे ने हमसे जिक्र किया कि सर मुझे छुट्टी चाहिए, घर जाना है, मेरे पिताजी का दोनों किडनी खराब हो गया है और हमारे पास बजट नहीं है कि हम इम्प्लांट कराएं दूसरी किडनी। तो मैं पहले सोचता रहा कि मैं क्या मदद करूं इसकी, छुट्टी तो हम दे सकते हैं, पैसा तो मेरे पास भी नहीं था कि हम अपने पास से दे दें। तो मैंने रूटीन में हम लोग फ़ोन कर देते थे, तो मैंने फ़ोन किया, उनके कार्यालय में लिखवा दिया कि बात करना था, जब फ्री हो तो आप बात करा दीजिएगा। तो जो टेलीफोन ड्यूटी पर था, जब नेताजी बैठे तो रजिस्टर मंगा के देखते थे कि किसका किसका फ़ोन आया है, उसमें टिक लगा देते थे। तो उतने लोगों से वो स्टाफ बात करा देता। फ़ोन आया तो उनका कॉल बैक आ गया नेताजी का, हाँ बताओ क्या है। उन्होंने कहा नेताजी मेरा एक सहयोगी है, उसके फादर की दोनों किडनी चली गई है और सरकारी मदद हो सकती है। हाँ, उसका एप्लीकेशन भेजवाओ, अभी फैक्स करो। तब फैक्स होता था, तो मैंने उसे एक एप्लीकेशन लिखवाया, वहाँ से फैक्स कर दिया यहीं अपने शास्त्री भवन वाले सचिवालय में। अगले दिन फिर मैसेज आया उनके स्टाफ का कि आप उनसे कहिए कि भर्ती हो जाए जिस भी हॉस्पिटल में चाह रहे हैं, और वहाँ के एक पर्चा फैक्स करा दीजिए। किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल, प्राइवेट में भी? प्राइवेट में, बिना पैसे की परवाह की? हाँ हाँ। अच्छा। वो हमने उसको छुट्टी दिया, हो गया, अगले दिन ले जाकर भर्ती कराया। उनके ऑपरेशन का पूरा खर्चा सरकार से गया। बस एक आपने फैक्स जो कर दिया, हाँ, फोन कर दिया, बस सारा पैसा। हाँ, किडनी का? हाँ, नेताजी ने इलाज करा दिया। अब बिना कुछ कोई नहीं, मेरा भी ज़्यादा मिलना जुलना नहीं था, बस इतना ही था कि खबर के सिलसिले में जैसे आप सब ने किया है जर्नलिज्म, तो जिसके बारे में आप खबर लिख रहे हैं उसका भी पक्ष तो लिखेंगे, ये बताया जाता था। तो बस इतना ही था। कुछ चीज़ें थी जो उनकी बहुत सख्त थी, लाइक डिसलाइक निजी जिंदगी में। जैसे निजी जिंदगी में वो टी टोटलर को पसंद करते थे। टी टोटलर? हाँ, कि मैंने जो शराब वराब पीते थे लोग, हाँ, उनसे रात में अवॉइड करते थे बात करना। अच्छा। जो पत्रकार हों चाहे हाँ, कोई भी हो, हाँ, जो शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, हाँ, मसाला खाते हैं, हाँ, उनसे रात में नहीं बात करते थे। हाँ। तो मैं संयोग से इन सब चीज़ों से दूर रहा शुरू से, तो वो हमसे वो बड़ा कंफर्टेबल रहते थे। पहलवान थे ना वो? हाँ, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखते थे। हाँ, मेरे पिताजी भी रेसलर थे, तो वो भी एक था। तो वो चीज़ उनको लगता था कि रात में इससे 1:30 बजे भी कोई जानकारी चाहिए तो बात हो सकती है, क्योंकि सामान्य होगा। और अक्सर पत्रकारों का रात में थोड़ा गड़बड़ रहता है, तो ये था। रहे न रहे इमेज है ऐसी। हाँ, लेकिन नेताजी का ये बाद में तो कई मौके आए जब हमसे बहुत नाराज भी हुए, लेकिन कभी मेरा नुकसान नहीं किया। कई मौके आए। एक बार यहाँ वकीलों से झगड़ा हो गया, वकील और पुलिस के बीच में। आराधना शुक्ला डीएम थी लखनऊ का, और अमर सिंह जी नेताजी के बड़े करीबी थे। अमर सिंह जी
बाद के दिनों में तो मुझे बहुत सम्मान करने लगे थे, लेकिन 95 के दौर में हमसे बहुत चिढ़ते थे। उसका कारण ये था कि वो समाजवादी पार्टी में आए थे बाद में, हम लोग नेताजी को जानते थे पहले से। तो लखनऊ के पत्रकारों से उनका बड़ा तनाव रहता था, अमर सिंह का, क्योंकि लखनऊ के पत्रकार अमर सिंह जी को उस तरह का महत्व नहीं देते थे जिसे दिल्ली और बाकी जगह के लोग देते थे, क्योंकि अमर सिंह की तो सारी यूएसपी नेताजी थे, और लखनऊ के पत्रकारों को लगता था कि हम तो नेताजी को खुद सीधे जानते हैं, तो किसी के माध्यम की जरूरत, वाया की जरूरत नहीं है। तो वो मेरे खिलाफ रहते थे। मैं हिंदुस्तान टाइम में था यहाँ पर न्यूज कोऑर्डिनेटर, और बिरला जी का वो अखबार था, उसमें वो डायरेक्टर भी बन गए थे। तो उस जमाने में अपने हरदोई के संडीला में एक कांड हो गया था, और पार्लियामेंटेरियंस का एक डेलीगेशन आया था स्पॉट विजिट करने। अब जब अमर सिंह को पता चला कि रिपोर्टिंग चीफ हम ही हैं, तो उन्होंने शिकायत की कि भाई वो तो मेरा नाम नहीं छपने देंगे अखबार में। लेकिन वो शिकायत करते रहते थे, नेताजी ने कभी बुरा नहीं माना। एक और उदाहरण आपको बता रहा हूँ उनकी नाराजगी का। बाहर लोगों को नहीं मालूम है कि वो हमसे नाराज होते थे, लेकिन हमसे बहुत नाराज होते थे, लेकिन कभी नुकसान नहीं किए। कथित बहुत हार्ड हिटिंग लिख देते हो। और मेरे दिमाग में था कि लोगों को लगता है कि मैं इनके बड़ा क्लोज हूँ, तो ये प्रूव करने के लिए कि नहीं मैं निष्पक्ष ज़्यादा हूँ, रिश्ते अलग हैं, तो वो होता था। एक बार हुआ ही कि वही वकीलों वाला जब घटना हुई, तो मैं तब टीवी में आ गया था, जी मीडिया में। तो मैंने उसके शॉर्ट्स और वो लाइव फुटेज भेज दिया और चैनल पर चलने लगा। चैनल पर चलते ही ऑल इंडिया स्ट्राइक हो गया बार का। अमर सिंह संजोग से लखनऊ में थे, उन्होंने नेताजी को टीवी खोल के दिखा दिया, कहा देखिए आप कहते हैं कि आपके वेल विशर हैं और इनके वजह से ऑल इंडिया स्ट्राइक हो गई बार की। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। मेरे पास भी फ़ोन आया ऑफिस से। ऑफिस वालों को तो पता नहीं कि नेताजी नाराज है। मैं गया तो जैसे ही आपने कैमरा लगाया, एक लाइन से सारे कैमरे लगते थे, पीछे सोफा रहता था, वहीं हम लोग बैठ जाते थे रिपोर्टर लोग, ताकि उस समय लॉग शीट बनाने के लिए टीसी नंबर वगैरह नोट करना पड़ता था टेप का, पुराने कैमरे में। तो हम लोग बैठे थे। नेताजी एंट्री रूम से आए, 5 KD यही कालिदास मार्ग जो सरकारी आवास है। कैमरा देखते ही कहे कहाँ हैं, उन्होंने गलत रिपोर्टिंग की है, ऑल इंडिया स्ट्राइक करा दिया, सरकार की छवि खराब हो रही है। आपको खोज रहे थे? हाँ, मेरा नाम लेके सारे पत्रकारों से बोल रहा है। और आप जानते हैं कि प्रोफेशनल थोड़ा जेलसी रहती है आपस में। तो बाकी लोग बड़े खुश हुए कि हमसे खबर छूट गई थी और ये खबर इसने कर ली। बाकी लोग चले गए थे विनय कटियार का इंटरव्यू करने, और हम रास्ते में थे, तब तक मेरे सामने ही झगड़ा शुरू हो गया परिवर्तन चौक पर। तो हम वो फुटेज भेज दी। तो जब नेताजी को ये एहसास हुआ कि नहीं इससे वासेंद्र का नुकसान हो जाएगा और ये सब लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरी बात, तब तक मेरे ऊपर उनकी नज़र पड़ गई। तो हंस कह रहे हैं नहीं मैं ही मजाक कर रहा था। तो जो मैंने थोड़ा प्रतिद्वंदी थे, जो सोचे कि तो आज अच्छा मौका मिल गया, आज काम लगा इनका। हाँ, ये आज अब रात तक निकाल दिए जाएंगे। अमर सिंह भी खुश कि अब तो एक नहीं 20 कैमरे में रिकॉर्ड हो गया कि गलत खबर चली है, और जबकि खबर सही थी। उसके बाद वो हंस के वो पूरी बाइट ही डाइल्यूट हो गई। तो मजाक कर रहे थे। तो हालचाल पूछ लिया? हाँ, नहीं मजाक कर रहे थे, मैं उनको जानता हूँ, चलो बात छोड़ो, अब इस समय शांति बनाने में आप लोग मदद करो। और हंस दी। आज का दौर होता तो घर गिरवा दिया जाता। घर गिरा दिया जाएगा आपका, बुलडोजर। हाँ, आप जेल चले जाएंगे आज अगर इस तरह की जर्नलिज्म कर दीजिए तो। फैक्चुअली सही थी, कहीं कोई मेरा आगे पीछे कोई गॉडफादर नहीं था, मेरे परिवार का कोई मीडिया का बैकग्राउंड नहीं था,
और हम लोग पूर्वांचल के रहने वाले हैं, तो आप जानते हैं कि उधर या तो सरकारी नौकरी पसंद की जाती है और नहीं तो राजनीति। और मेरे मन में पता नहीं क्यों आ गया कि नहीं, मुझे एकेडमिक में रहना है, या तो टीचिंग में जाना है, नहीं तो जर्नलिज्म करना है। तो मैं इसमें आ गया था। और उस समय अमर सिंह जी जैसा ताकतवर विरोधी था जो 24 घंटा मेरे खिलाफ कान भरते रहते थे। तो मेरे जैसे तो सैकड़ों लोग थे जो पत्रकार थे। तो एक पत्रकार को बुलडोज करना, हाँ, क्या फर्क पड़ता था किसी FIR मुख्यमंत्री के लिए, हाँ? किसी भी मुख्यमंत्री के लिए, और किसी पत्रकार को पनिश करना सबसे आसान काम होता है। पत्रकार को प्रोटेक्शन तो सोसाइटी देती है, और सोसाइटी देती है उसकी इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी को देखते हुए। जिस दिन आपकी इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी खत्म हो जाती है तो समाज आपको प्रोटेक्ट करना बंद कर देता है। और जब समाज प्रोटेक्ट करना बंद कर देता है, मेरा ही मानना है, तो इस्टेब्लिशमेंट या जिसको प्रतिष्ठान बोलते हैं हम लोग, वो आपको क्रश कर देता है। प्रतिष्ठान मतलब सरकारें, सत्ता, मुख्यमंत्री, हाँ, कोई भी, उनके सलाहकार। हाँ। तो इसलिए ये जरूरी होता है कि अगर आप अपनी इंटीग्रिटी और अपनी ऑनेस्टी बचा के अपना काम कर रहे हैं, और आपका काम मोटिवेटेड नहीं है, कोई एजेंडा ड्रिवन नहीं है, तो आपसे, आपके खिलाफ कोई इस तरह का कार्रवाई करने से सरकार भी बचती है और इस्टेब्लिशमेंट भी बचता है। तो मैं तो मानता हूँ कि मैंने कभी जीवन में कोई सिक्योरिटी नहीं ली, और बड़ा लंबा मौका मिला। उकसाने के बाद भी अमर सिंह के कुछ हुआ नहीं? नहीं, एक बार नहीं, दर्जनों बार अमर सिंह ने मेरे खिलाफ, जहाँ जहाँ मैं काम करता था उन संस्थानों के मालिकों को अमर सिंह फोन करते थे। और उनका ईगो था प्रॉब्लम। उनका ईगो प्रॉब्लम ये था कि ज़्यादातर पत्रकार उनके सामने नतमस्तक रहते थे। और पता नहीं, मेरा कोई उनसे झगड़ा नहीं था, लेकिन मेरे मन में कभी आता ही नहीं था कि इनके पास जाना चाहिए। मुझे लगता था ये बिजनेसमैन अच्छे हो सकते हैं, ये लॉबिस्ट अच्छे हो सकते हैं, ये पॉलिटिशियन नहीं है। तो श्रद्धा का भाव नहीं आता था? नहीं, वो एक अजीब सा लगता था कि जो पॉलिटिशियन नहीं है उसको हम एज पॉलिटिशियन कैसे ट्रीट करें। वो अंदर से लगता था कि नहीं, वो इस उम्र में भी अभी है थोड़ा, जिसके वजह से नुकसान होता रहता है मेरा, लेकिन चलता है। मुझे कोई घमंड नहीं है। इसलिए जब अमर सिंह को चारों तरफ से उनको डंप कर दिया गया, कॉर्पोरेट्स भी और पॉलिटिशियन भी, तो बाद के 2-3 इंटरव्यू उन्होंने हम ही से कहा कि आप कर दो, मुझे मालूम है और कोई नहीं करेगा। और बड़ा कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू था उनका, जो मैंने जाके किया जी में एज एडिटर रहते हुए। उसी समय उन्होंने अमिताभ बच्चन के बारे में बहुत भला बुरा बोला, सुब्रत राय जी के बारे में बोला, तमाम पॉलिटिशियंस के बारे में बोला, कॉर्पोरेट मित्रों के बारे में बोला, और चला, जी में चला। और मेरा कोई उसके पीछे मोटिव नहीं था, लेकिन उनकी आदत थी कि जब वो पावर में थे तो उनके अंदर अहंकार बहुत था। तो पत्रकारों को तो बहुत खराब तरीके से ट्रीट करते थे, जो पत्रकार उनकी लाइन को फॉलो नहीं करता था। और एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा बात, लेकिन खाली इस बात को करने के लिए मैं आपसे एक और अनुभव साझा कर रहा हूँ। पत्रकारों और मालिकों से नारायण दत्त तिवारी जी का भी बहुत अच्छा संबंध था। उतना बढ़िया संबंध नेताजी का नहीं था, लेकिन नारायण दत्त तिवारी जी जब किसी पत्रकार से बात करते थे तो उसके मालिक का नेम ड्रॉपिंग नहीं करते थे। और जब किसी मालिक से बात करते थे, मीडिया ओनर से, तो उस संस्थान के किसी पत्रकार की बुराई मालिक से नहीं करते थे। ये महानता थी नारायण दत्त की। तो इसलिए तिवारी जी से पत्रकार भी खुश रहते थे और मीडिया ओनर्स भी खुश रहते थे। जिसका जो सम्मान था वो देते थे, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलते थे।
और अमर सिंह और बाकी नेताओं में ये बुराई तब भी थी, अभी भी है, कि अगर मालिक उनसे मिल लिया तो उस संस्थान के कर्मचारी, पत्रकार, एडिटर सबकी बुराई कर देंगे, निकलवा देंगे। हाँ। और जब मालिक कोई काम बताया, मान लीजिए मालिक से आप सीधे बात करेंगे तो रोज वो काम बताएगा, क्योंकि मालिकों के पास तो यही एक एजेंडा होता है। पत्रकार तो बेचारा सम्मान के लिए भी आपसे जुड़ा रहता है, लेकिन जो व्यवसायी लोग हैं वो तो खाली अपने इंटरेस्ट के लिए आपसे जुड़ते हैं, उनका कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं होता है। तो जब मालिक आपसे रोज इंटरेक्ट करेगा तो रोज काम भी बताएगा। 100 काम में अगर आपने 10 काम नहीं किया तो वो आपसे नाराज भी हो गया। तो वही मालिक अपने रिपोर्टर या एडिटर को कहता है कि इनके खिलाफ अभियान चलाओ, तब आपको बुरा लगता है। तो ये चीज उनमें नहीं थी, नारायण दत्त जी में। और नेताजी का गुस्सा साठ रहता था, थोड़ी देर के लिए गुस्सा होते थे, लेकिन अगर किसी ने कहा कि नहीं नुकसान कर दो, किसी पत्रकार का नुकसान नहीं करते, नहीं करते। कोई FIR नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं कि कोई FIR किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ नेताजी ने कराई हो। आज के ज़माने में तो बहुत FIR हो जाती है। अभी तो नया दौर है, नए भारत का नया दौर है। हम तो आपसे जो पुराना है, बोलना भी मना है। अब मुझे लगता है बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं जो पहले नहीं होता था। पहले तो फ्रीडम ज़्यादा था लिखने का, बोलने का, अब तो मुश्किल ही लगता है। अधिकारी भी एक सम्मान के साथ पेश आते थे। उनको लगता था जब मुख्यमंत्री तमीज से पेश आ रहे हैं तो उनका अधिकारी तो आज भी बदल जाएंगे। जिस क्षण उनको लगेगा ना कि पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट मीडिया का सम्मान करने लगा है, तो अधिकारियों को यू टर्न लेने में टाइम नहीं लगता है। अच्छा। सबसे कमजोर स्पाइनलेस अगर कोई क्लास है तो ब्यूरोक्रेट्स का ही है। अगर आप मुख्यमंत्री हैं और उनको पता चल गया कि आपकी पसंद का कोई पत्रकार है, तो रोज पत्रकार को फोन करने लगते हैं सुबह शाम। अधिकारी लोग तो उस मूड देख के चलते हैं पॉलिटिकल बॉसेज का। तो इसलिए अधिकारियों को हम उतना जिम्मेदार नहीं मानते हैं। इसके लिए अगर मीडिया के किसी भी तरह के मान सम्मान में कोई अगर कहीं गिरावट आई है तो उसके लिए पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट या जिसको कहिए कि सत्ता, क्योंकि राजतंत्र में भी राजा अगर किसी कवि को शेल्टर दे देता था तो पूरा देश उसके प्रशंसक हो जाता था। डेमोक्रेसी है तो यहाँ मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के जिम्मेदारी कि कैसे इस। मुलायम सिंह जी ये सब निभाते थे। नेताजी का ये था कि मेरे समझ नहीं आ रहा, मुझे ये जानकारी शेयर करना चाहिए कि नहीं। विनय कटियार जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे जी, और एक तो बीजेपी विपक्ष में थी तो उसकी जिम्मेदारी थी कि सरकार की आलोचना करना, और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते भी जिम्मेदारी थी कि उनको आलोचना करना ही था जी, मुख्यमंत्री और सरकार की। उनको जो Z+ सिक्योरिटी मिली थी उस समय उन सिक्योरिटी के लिए गाड़ियां इस राज्य संपत्ति विभाग से मिलती थी। अब एक दिन ऐसी घटना हुई कि विनय कटियार जी की सिक्योरिटी पीछे रह जाती थी और वो जिस गाड़ी में रहते थे वो आगे निकल जाती थी, क्योंकि गाड़ियों की कंडीशन खराब थी। तो वो चाहते थे कि राज्य संपत्ति विभाग उनकी सिक्योरिटी में गाड़ियां नहीं लगा दे। अब उनकी मजबूरी थी कि मुख्यमंत्री से मिलने जा नहीं सकते थे, इशू बन जाता मुलायम सिंह जी से। हाँ, कि डील कर रहे हैं कोई और बाहर रोज बयान देते हैं, और दूसरी तरफ गाड़ी भी बदलवाना था। तो विनय कटियार जी ने किसी के जरिए ये मैसेज मुख्यमंत्री जी को पहुंचाया, मुलायम सिंह जी। हाँ,
कि मेरी गाड़ियां खराब हैं और सिक्योरिटी पीछे छूट जाती है। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और रोज मेरे खिलाफ बोलते हैं। जिस दिन विनय कटियार ने उनको ये मैसेज दिया, विदिन 24 आवर विनय कटियार की सिक्योरिटी की गाड़ियां चेंज हो गई, बदल दी गई, पूरी बदल दी गई। हाँ। अच्छा। दूसरी घटना आपको बता रहे हैं, जितेंद्र प्रसाद जी यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे और नरेश अग्रवाल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। कांग्रेस एक रैली कर रही थी सरकार के खिलाफ, लेकिन आप जानते हैं कि अगर सरकार ना चाहे तो कोई रैली सफल नहीं हो सकती, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन का, लॉजिस्टिक, तो सरकार थोड़ा जब लीनियंट रहेगी या उदार रहेगी तभी आप कर सकते हैं। और जितेंद्र प्रसाद जी के ऊपर आरोप लगता था कि वो ड्राइंग रूम के नेता हैं, पीवी नरसिंह राव के टाइम में उनका मास कनेक्ट नहीं है, ग्राउंड नहीं है। तो वो अपने को यूपी की राजनीति में इस्टेब्लिश करने के लिए वो रैली कर रहे थे इसी बेगम हजरत महल पार्क में। तो जैसे ही विनय कटियार जी वाली घटना है, इसी तरह का एक संदेश जितेंद्र प्रसाद जी ने अपने किसी कॉमन जानने वाले व्यक्ति के जरिए नेताजी को और नरेश अग्रवाल जी को पहुंचाया कि भाई थोड़ा मदद करो, मुझे रैली करनी है। तो इन लोगों ने ये नहीं देखा कि कांग्रेस की रैली है और हमारे खिलाफ करने जा रहे हैं। तो उस समय तो कांग्रेस और सपा में बहुत झगड़ा था, जैसे आज के भाजपा और सपा में है। हाँ, लेकिन नरेश जी ने फैसिलिटेट किया और नेताजी ने अप्रिशिएट किया नरेश जी को, उस मूव को। नेताजी ने कहा कि उनकी मदद कर देना, विपक्ष के, हाँ, प्रदेश अध्यक्ष की, हाँ, और उनकी रैली हुई अपने खिलाफ रैली। हाँ भाई, विपक्ष अगर रैली करेगा, कांग्रेस उस वक्त रैली कर रही थी, तो मुलायम सिंह की सरकार के खिलाफ ही करेगी। तो उस तरह का कल्चर था। अब तो अलग ही है पूरा। ये पूरे देश में यही कल्चर हो गया है, खाली यूपी में नहीं। कुछ और यादें सर नेताजी जो आपके पर्सनल, आपका टच हो? एक बार नेताजी सरकार से हट गए थे जी, और इनका केरल का दौरा था जी। तो उस दौरे में मैं भी था इनके साथ में, 4-5 दिन का टूर था। तो हम लोग करते ही थे कि सुबह से रैली शुरू होती थी और सनसेट के बाद बंद हो जाती थी। और ये तब भी कोशिश कर रहे थे कि जो साउथ इंडिया में बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, पिछड़ी जात के, उनको लामबंद किया जाए। तो उस समय ऑल इंडिया यादव महासभा भी बहुत सक्रिय थी, लेकिन नेताजी ऑल इंडिया यादव महासभा के मंच से कभी भाषण नहीं देते थे। अच्छा, यादव सभा के नहीं, जाति रैली में भाषण नहीं देते थे। वो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के नाम से कार्यक्रम आयोजित होता था, उसमें जाते थे। तो स्ट्रेटेजिकली होता ही था कि 2 दिन का होता था कोई भी कन्वेंशन। पहले दिन यादव महासभा का होता था और दूसरे दिन ऑडियंस वही रहती थी, पीछे का बैनर चेंज हो जाता था, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हो जाता। तो हम लोग केरल के दौरे पर थे और तब इतना मोबाइल वोबाइल तो था नहीं। मेरी छोटी सी बेटी थी, वो बीमार हो गई अचानक। तो मैं जब रात में गेस्ट हाउस पहुंचा, रैली वैली दिन भर का निपटा के हम लोग, तो मैंने लैंडलाइन पर फ़ोन किया तो पता चला कि उसको बुखार था और बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो उसको एडमिट कराया है बलरामपुर हॉस्पिटल में। तो मैं परेशान कि क्या करूं। और केरल से लखनऊ आना भी इतना आसान नहीं था, उस ज़माने में इतनी फ्लाइट भी नहीं थी। तो मैं बगल में, मेरा कमरा इनका कमरा अगल बगल होता था उस ज़माने में, और इनके पुराने सिक्योरिटी के लोगों को पता रहता था। तो मैं बाहर बैठ के उसमें सोफे पर ऐसे ही सोच रहा था। तो पता नहीं इनको
कैसे अंदाज लगाया क्या हुआ कि कोई बाहर बैठा है लाउंज में, तो ये अपने सिक्योरिटी को बुला के पूछे कि बाहर कोई लाउंज में बैठा है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ वासिंग जी बैठे। तो कहे क्यों, सोया नहीं हूँ? तो नहीं। तो निकल के आ गए कमरे से बाहर। कहे क्या हो गया? तो हमने कहा कुछ नहीं हूँ, बेटी बीमार है, छोटी सी थी 5-6 महीने की। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं हम देखते हैं अभी। इन्होंने अपने ऑफिस फ़ोन किया, घर पे फ़ोन किया, सरकार तो थी नहीं, अपोजिशन में थे। फिर उनके जो स्टाफ के लोग थे वो बलरामपुर हॉस्पिटल गए भाग के, ये इमरजेंसी में भर्ती थी, और उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि मैंने उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए। अगले दिन फिर डिस्चार्ज होकर घर आ गई थी। तो ये था जो एक इंसानियत वाला। दूसरा उनकी रैली होने वाली थी इधर अपने बुंदेलखंड में, रुहेलखंड। तो कुछ पत्रकारों को, मीडिया को ले जाते हैं, सभी दल ले जाते हैं, नेताजी के भी उसमें यहाँ से लोग जा रहे थे कुछ पत्रकार। तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, एक पत्रकार की डेथ हो गई, बाकी लोग घायल हो गए। तो नेताजी जब तक जिंदा रहे हैं उस पत्रकार के परिवार की उन्होंने देखभाल की। जब तक जिंदा रहे। अच्छा। तो ये उनके अंदर इंसानियत बहुत थी। और जैसे आजकल बातें हो रही है ना कास्ट लाइन पर, कॉम्युनल लाइन पर, वो भी ओबीसी और की राजनीति करते थे। लेकिन ओबीसी की राजनीति करने का मतलब उनका ये नहीं था कि अपर कास्ट से घृणा करते हो। अपर कास्ट का भी काम होगा, ओबीसी का भी होगा। आप देख लीजिए उनके जो कोर टीम थी उसमें ज़्यादातर अपर कास्ट के लोग थे। ज्ञानेश्वर जी, एक बृजभूषण तिवारी थे, मोहन सिंह जी थे, वो बिहार के कपिल देव सिंह जी, ये सब अपर कास्ट के लोग थे। तो नेताजी ने कभी ये नहीं किया कि ये हमारे ओबीसी के नहीं है तो मैं इनके साथ अलग व्यवहार करूं। हाँ, जो नीडी है उसके मदद वो करते थे, लेकिन किसी दूसरे बिरादरी की कीमत पर नहीं करते थे, जो मैंने देखा उनको इतना क्लोजली। और जिस पर भरोसा करते थे उस पर तो करते थे। राजनीति में सामान्य तौर पर लोग भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन जिस पर भरोसा नहीं था उसको भी विक्टिमाइज नहीं किया उन्होंने कभी भी। पीड़ित। एक दौर आया था कि अमर सिंह से उनका झगड़ा हो गया। अमर सिंह ने किया झगड़ा, नेताजी ने तो किया नहीं था। तो अमर सिंह बहुत अपशब्द बोलते थे, घूम घूम, और यहाँ तक कि इटावा सफाई में भी जाके अपशब्द बोलते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। लेकिन नेताजी ने और अखिलेश ने कभी अमर सिंह के किसी भी अपशब्द का जवाब नहीं दिया। एक आध बार हम लोगों ने पूछा इसे बातचीत में कि नेताजी अमर सिंह कह रहे हैं कि जिस मकान में आप रह रहे हैं दिल्ली वाला उनका, और आपके सफाई में जाके बोल के आ रहे हैं, तो आप इसको क्लेरिफाई क्यों नहीं करते हैं? कहे नहीं, कुछ दिन बाद नहीं बोलेगा। और आप उनका ग्रेटनेस देखिए कि जो जो लोग उनकी बुराई करके कांग्रेस और दूसरे दलों में गए थे, जब उन लोगों को वहाँ उनकी राज्यसभा जा रही थी और वहाँ से रिन्यूअल की गुंजाइश नहीं थी, तो फिर नेताजी ने उनको राज्यसभा दिया, अमर सिंह को भी, बेनी वर्मा को भी दिया, जो पानी पी के गाली। हाँ, बेनी भी बहुत अपशब्द बोलते थे जब तक मंत्री थे टेलीकॉम में, लेकिन नेताजी ने उनको राज्यसभा दिया। रेवती रमण सिंह को दिया, ये तो सब अपर कास्ट के लोग थे। रेवती रमण सिंह। हाँ, तो नेताजी का ये था, या आप कह सकते हैं कुछ जमाने का पॉलिटिकल कल्चर अलग था। लेकिन एक चीज़ है, ये बेनी प्रसाद वर्मा हों या जितने लोग उनके साथ रहे हों, नेताजी जब सामने पड़ते थे तो नेताजी से जो संबंध था उसका निर्वहन वो लोग भी करते थे, सामने उनकी बुराई नहीं कर पाते थे, सहम जाते थे। नहीं। एक बार की बात आपको बताऊं, पार्लियामेंट हम लोग कवर कर रहे थे, बेनी प्रसाद वर्मा जी स्टील मिनिस्टर थे।
यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, स्टील मिनिस्टर थे। पार्लियामेंट में कहीं एक किनारे जो है बीड़ी पीते थे वो, तो बीड़ी पीते थे और खांसते बहुत थे। तो एक किनारे में हम पत्रकारों के साथ वो धीरे से बीड़ी सुलगा के पी रहे थे। तब तक नेताजी का काफिला आया, गाड़ी थी, साथ में अमर सिंह भी थे, और उतरे तो नेताजी अभी गाड़ी से उतरते लेकिन उनकी गाड़ी को पहचान ली, बोले नेता आ रहा है, नेता आ रहा है, नेता आ रहा है, और बीड़ी को उन्होंने रगड़ दिया। मतलब स्टील मिनिस्टर कांग्रेस में मुलायम सिंह जी से दूर हो चुके थे, रोज पानी पी के गाली देते थे। मुलायम सिंह की गाड़ी आई और गाड़ी को देखकर उन्होंने अपनी बीड़ी को ऐसे ऐसे मसल दिया कि नहीं, उनके सामने नहीं पिए। क्यों? तो हम लोगों ने पूछा क्यों मसल दिया? बोले बहुत डांटता है, बहुत डांटता है, कहता है कि बीड़ी नहीं पिए। तो आपकी बात आपने कहा ना कि जो बीड़ी सिगरेट और गुटखा खाता था उससे वो दूर रहते थे, तो रात में दूर रहते हाँ, तो बेनी प्रसाद वर्मा जी ने कहा कि यार बहुत डांटता है, अभी आएगा, लगेगा 1 घंटे भाषण देने, अब सर खा जाएगा, कहेगा कि क्यों पिए हो, क्यों पिए हो, नहीं पीना है। तो वो एक बॉन्डिंग, मैं बहुत एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट था, म्यूचुअल रिस्पेक्ट देख मैं हम लोग दंग रह गए। हम लोग कहा कि अरे आप तो रोज ज्ञान देते हैं, उनके खिलाफ ही बोलते हैं, और अभी आप उनकी गाड़ी देख के और कि बीड़ी लगे इधर उधर कर रहे हैं, तो हाथ ऐसा, अरे छोड़ो सब, क्या गजब है पुराने लोगों का। वो अलग जनरेशन था। उस जनरेशन के अब बहुत कम लोग बचे हैं जो जिन लोगों को हम लोगों ने देखा मीडिया में आने के बाद जी, जैसे नरेश अग्रवाल हैं, प्रमोद तिवारी हैं, हाँ, जगदम्बिका पाल हैं, यूपी के यही 2-4 अभी हैं जो उस पुरानी लीगेसी और जनरेशन को कंटिन्यू किए हुए हैं। अभी भी आप जगदम्बिका पाल के घर जाइए, आपसे जान पहचान हो न हो, हाँ, हो तो आपको पूरा सम्मान मिलेगा। खाने का टाइम है तो साथ में खाना ही खाना है, और वही खाना वो भी खाएंगे जो आप को खिलाएंगे। नरेश जी का भी है और प्रमोद जी का भी, ये उसी कल्चर को उसी कल्चर को। और राजनाथ जी भी करते हैं कुछ हद तक। अब चूंकि मंत्री हैं तो ढेर सारी सुरक्षा कारणों से, लेकिन वो भी सामने पड़ने पर उस पुराने उसको राजनाथ जी, कलराज जी, ये लोग उस चीज़ को निभाते हैं। सर आप जब संपादक थे जी न्यूज़ में तो सरकार थी अखिलेश यादव की, 16 साल मैं रहा, और उसमें कई सरकारें देखी मैंने। जी, अखिलेश जी की सरकार को भी देखा आपने, अखिलेश जी को भी देख रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जब बने। अखिलेश यादव को किस रूप में देखते हैं अब, उनके पिता से मिलते जुलते, कुछ रूप, कुछ बदलाव, किस रूप में व्याख्यायित करेंगे? एक्चुअली मैं जब परिवार में जाता था जी, तब अखिलेश जी पढ़ रहे थे। जब भी मैसूर में पढ़ रहे थे कर्नाटक में, तो कई बार हम लोग साथ गए और नेताजी इनसे मिलने भी जाते थे। अखिलेश जी में बहुत सारी जो गुण है वो नेताजी वाली है। जैसे अखिलेश जी भी अगर आपके बारे में कोई जाकर उनसे कुछ कह दे कि वीरेश जी आपकी बुराई कर रहे थे, तो सुन लेंगे, क्योंकि राजनीति में लोग सुनते तो हैं, ऐसे लोगों की बात है। लेकिन वो तब तक आपसे नाराज रहेंगे जब तक आप उनके सामने नहीं पड़े, और ज्यों ही आप सामने पड़ेंगे तो वो आपको देख के कहेंगे आप मेरी बुराई करते हो, मुझे फला के बता गया था, लेकिन हमने चेक कराया, अब वो उस बात सच नहीं था, तो अब मेरे मन में आपके लिए कोई गुस्सा नहीं है। ये खुद कहते हैं। ये नेताजी की भी आदत थी। नेताजी सुनते सबकी थे, लेकिन एक तरफा कोई राय नहीं बनाते थे, और जिसकी बुराई होती थी उसको बता भी देते थे कि उससे सतर्क रहना, वो तुम्हारी बुराई करता है। एक बार जब अभी अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मैं दिल्ली में रहता था, ज़्यादा आना जाना हो नहीं पाता है। मेरी 2 किताब आई थी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स पर, तो उसका विमोचन का था, तो मैंने सोचा दिल्ली में ही करा लेंगे, हामिद अंसारी से, वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय।
तो कहीं से पता चला इनको, तो इन्होंने कहा कि नहीं आप दिल्ली में क्यों करा रहे हो, दिल्ली में कौन जाएगा देखने, आप यहाँ क्यों नहीं करा रहे हो। तो हमने कहा कि यहाँ फिर हमको छुट्टी नहीं मिलेगी और कौन यहाँ इंतजाम करेगा कि हॉल बुक करो, ऑडियंस जुटाओ, ये सब। तो उन्होंने कहा नहीं हम 5 KD पर कर देंगे, जो जनता दर्शन का वो बना हुआ है ऑडिटोरियम, उसमें क्या इंतजाम करना है, आप जिस दिन विमोचन कराना हो उस दिन आप आ जाना। तो हमने कहा आप करेंगे, तो कहा हाँ हम कर देंगे। तो हमने कहा अखिलेश जी ने? अखिलेश जी। तो बात हो गई और वो मुझसे नाराज थे और ये लगा, मुझे कभी पता ही नहीं चलता था कि नाराज है, क्योंकि हमारी कोई डिमांड नहीं थी, मैंने कभी उनसे कुछ काम कहा ही नहीं। तो भाई आप किसी से नाराज तब होते हैं ना जब आप किसी से कोई काम कहो और अगला नहीं करेगा तो आपको बुरा लगेगा। तो मैंने तो कोई काम ही नहीं कहा अखिलेश जी से, और न उन्होंने हमसे कोई काम कही। तो बड़ा अच्छी तरह हम लोग मिलते थे, कभी दिल्ली में या नेताजी के घर पे, लेकिन वो नाराज थे। तो जब किताब के विमोचन का आया और टाइम 1 बजे शायद था, नहीं फोरनून में ही था, तो मैं 5 KD पर गया। तो हमने कहा कि स्टाफ से कि बता दीजिए हम आ गए हैं, और हाल पूरा भरा हुआ था, बहुत सारे लोग थे, उसमें ऐसे ऐसे वक्ता थे जो कि अखिलेश जी की आलोचक थे। अच्छा। वाइस चांसलर थे, उनके मुंह पर उनकी बुराई कर रहे थे, वो भी आए थे। तो अंदर से मैसेज आया कि 1 मिनट अंदर बुला लो, फिर साथ में चलते हैं। मैं गया अंदर, तो हंस के कह रहे हैं मेरी नाराजगी दूर हो गई। तो हमने कहा किस बात की? नहीं आप मेरी सरकार गिरा रहे थे। हमने कहा हम क्यों आपकी सरकार गिराएंगे, हम इतने सक्षम हैं क्या? कहे नहीं आप अमर सिंह और सतीश मिश्रा आप लोग मिलकर मेरी सरकार गिराने वाले थे, ये मुझे कोई आके बता गया था, लेकिन हमने चेक कराया अपने उससे STF से, आपका CDR निकलवा के कॉल डिटेल, तो आपकी तो उन लोगों से बातें नहीं होती है। तो हमने समझ लिया कि कोई आपका विरोधी है जो झूठी शिकायत मेरे तक पहुंचाया है। तो अच्छाई अखिलेश जी में भी है। और बाकी ये है कि चूंकि नेताजी स्ट्रगल करके आए थे, तो जो व्यक्ति स्ट्रगल के बाद कोई चीज हासिल करता है और जिसको एक परिवार के नाते मिल जाता है, दोनों में तो थोड़ा सा तो अंतर रहेगा ही। और उम्र का भी, अभी इनकी एज कम है, उनकी एज ज़्यादा थी, उन्होंने हर तरह का देखा था उतार चढ़ाव, सत्ता में रहते हुए भी या सत्ता से बाहर रहते हुए भी। लेकिन ओवरऑल अगर आप कहिए तो अखिलेश जी में और नेताजी के वर्किंग में समानता बहुत है। अब चूंकि इस समय टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर कोई बात कहनी है तो आप ट्वीट कर देते हैं, आप फेसबुक पर डाल देते हैं। पहले उस बात को कहने के लिए बुला के बोलना पड़ता था किसी को कि मेरे हवाले से छाप देना या दिखा देना। और तीसरा, आज की जो राजनीति है वो नेताजी वाली दौर की राजनीति नहीं है। आज की राजनीति बहुत ही रुथलेस है और बहुत ज़्यादा उपभोक्तावादी है, बहुत ज़्यादा उपयोगितावादी है। तो आज की जो लीडरशिप है, अब उसी गिवन सिनेरियो में ही उसको राजनीति करनी है। पहले तो सालों साल लोग वर्कर को साथ रखते थे, उसकी कोई उपयोगिता हो ना हो, साधन हो ना हो। अभी है कि बहुत सारी चीज़ें भी देखी जा रही हैं, तब किसी को महत्व दिया जा रहा है, नहीं तो नहीं दिया जा रहा। और पहले भी चुगलखोरी होती थी, एक दूसरे के खिलाफ साजिश होती थी। अब ज़्यादा आसान हो गया एक दूसरे के खिलाफ चुगलखोरी करना, साजिश करना, टेक्नोलॉजी की वजह से। आपको जब तक पता चलेगा कि आपके बारे में झूठी शिकायत की गई है, तब तक तो आपका बहुत नुकसान हो जाता है। अब जैसे मेरे बारे में प्रचार किया जाता है कि हम वामपंथी हैं, हम सोशलिस्ट हैं। न तो मैं आज तक किसी संगठन का मेंबर हूँ और न मेरे परिवार में कोई रहा है। लेकिन जो मेरे वेलविशर हैं,
जो चाहते हैं कि मेरा नुकसान हो, तो और कोई कमी नहीं बता पाते हैं तो यही बता देते हैं कि वो तो वामपंथी हैं। क्योंकि इस समय अगर आप किसी को जाके ये कह देंगे कि वो वामपंथी है तो वो डिमेरिट है, अयोग्यता है। तो जो नुकसान करने की फिराक में अपना संसाधन लगा के घूमते रहते हैं मीडिया में खासतौर से, तो वो समझते हैं कि किस समय कौन सा नैरेटिव बिल्डअप किया जाए तो नुकसान हो जाएगा। मैं जी में था एडिटर, और हायरिंग सब मैं करता था, चेयरमैन का ट्रस्ट था बहुत मेरे ऊपर। तो एक बार ऐसा वक्त आया कि मेरी और कुछ नहीं खोज पा रहे थे लोग मेरी शिकायत, तो एक ये आरोप लगा दिए कि हम ब्राह्मणवाद करते हैं, हम खाली ब्राह्मणों को रखते हैं। और संयोग ऐसा था कि ज़्यादातर मेरे रखे हुए एडिटर और ब्यूरो चीफ पूरे देश में वो 90% से ऊपर पंडित थे, ये सच था। और नीचे का भी स्टाफ, करीब 10,000 वर्कफोर्स थी मेरे साथ काम कर रही थी। तो वो रात में हमको बुलाए घर पे और कहे कि चेयरमैन साहब, हाँ, अक्सर रात में बुलाते थे, बात करते थे। तो उस दिन का विषय यही था कि वासिन, तुम्हारे ऊपर ये आरोप है कि खाली तुम ब्राह्मणवाद करते हो, ब्राह्मणों को ही रखते हो। तो हमने कहा कि जो भी बायोडेटा आता है वो तो एचआर के पास आता है और एचआर उसको प्रिजर्व भी करता है, तो आप उसकी एक डेटा एनालिसिस करवा लीजिए कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट किस बिरादरी के ज़्यादा हैं। और 3 लेयर इंटरव्यू होता है, मेरे पास तो 4th राउंड में आते हैं कैंडिडेट अप्रूवल के लिए। तो 3 लेयर जो इंटरव्यू होता है उसमें तो 10-12 लोगों का पैनल है। तो 2 चीज़ का आप करा लीजिए कि एक भी हायरिंग अगर मैंने डायरेक्ट की हो, और दूसरा अगर मेरिट में कोई नॉन पंडित है तो उसको ना रख के हमने पंडित को रखा है जो मेरिट में ना रहा हो। और तीसरा नंबर आप एप्लीकेंट में देख लीजिए कि कितने % पंडित हैं और कितने % नॉन पंडित हैं। तो अगर आपको एप्लीकेंट पंडित ही आ रहे हैं तो सेलेक्ट तो आप उसी में से करेंगे ना, नॉन पंडित कहाँ से ले आएंगे। और हमने कहा ये जर्नलिज्म जोखिम वाला काम है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस, सबसे ज़्यादा अनिश्चितता, सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी और सबसे कम इंसेंटिव। तो इतना सब कुछ जोखिम उठा के और इतने कम रिवार्ड के लिए बाकी बिरादरी तो जल्दी आना चाहती नहीं है। उसको लगता है हम इतना मेहनत किसी दूसरे प्रोफेशन में करेंगे तो 4 गुना ज़्यादा पैसा सैलरी मिलेगी। और ये बिरादरी ये सारी जोखिम उठा के भी और अनिश्चितता में जीवन यापन करने के लिए तैयार रहती है। फिर भी डेटा एनालिसिस करा लिया जाए, तो डेटा एनालिसिस हुई और उसमें वही हुआ, 90% से ऊपर एप्लीकेंट पंडित ही थे। तो आप सेलेक्ट किस में करेंगे, जो आएगा बायोडाटा उसी में से तो करेंगे। तो ये सब रही है लाइफ में चीज़ें। लेकिन अब जो सबसे खराब बात ये है कि पहले थोड़ा दुश्मनी नहीं थी, लोग नौकरी छीनने तक ही सीमित रहते थे कि आपको हटा दिया जाए ताकि उनको मौका मिल जाए उस पोस्ट पर काम करने के लिए। अब वहीं तक नहीं सीमित है, उनका बस चले तो आपके साथ शारीरिक आपका नुकसान करा देंगे, सामाजिक तो कर ही देते हैं सबसे पहले, और उससे ज़्यादा कि माने हर तरह से आपको इतना नुकसान कर दिया जाए ताकि आप दोबारा उठ ना सके और आपकी कोई वॉइस ना हो। तो पहले ये सब नहीं था। अखिलेश जी का भी काम करने का वही तरीका है। अखिलेश भी मुझे नहीं लगता है कि किसी का नुकसान करते हैं। अगर वो किसी से नाराज होते हैं तो उसके मुंह पर बोल देते हैं। तो तो नेताजी की भी आदत थी। लेकिन अखिलेश जी भी किसी का शारीरिक, पारिवारिक या सामाजिक नुकसान तो नहीं करते। और मैं उस व्यक्ति को अच्छा मानता हूँ जो मन में ना रखे, कोई बात है तो सामने बोल दे। तो जितना मेरा अनुभव है, अखिलेश ने भी किसी का नुकसान नहीं किया है मीडिया में। नहीं तो जब वो सरकार में थे चाहते तो कर सकते थे। और आज भी अखिलेश जी इतने समर्थ हैं कि किसी भी कॉरपोरेट
को अगर फ़ोन उठा के बोल देंगे कि भाई आपका रिपोर्टर ठीक काम नहीं कर रहा है, इसको हटा दीजिए, तो कॉरपोरेट हटा देगा। अखिलेश की बात कोई मना नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि मैं तो कॉरपोरेट दुनिया में रहता हूँ, मैं देखा हूँ कि अखिलेश जी का सम्मान बहुत है और उनकी वजन बहुत है। आज भी किसी भी जो लोग हैं इस समय ताकतवर, उनसे कम ताकतवर वो नहीं है। अच्छा। किसी को नौकरी दिलाने के लिए और नौकरी से हटवाने के लिए, लेकिन वो करते नहीं। अच्छा। हाँ, नेताजी भी नहीं करते थे, वो भी नहीं करते। आज भी अखिलेश यादव का फोन किसी भी कोई मना नहीं कर सकता, कोई मना नहीं कर सकता। अन्य राज्यों के किसी राज्य का, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ज्यादा ताकतवर है अभी भी। हाँ हाँ, मतलब आप तो कह रहे हैं कि देश के ताकतवर लोगों में अखिलेश है। मैं जानता हूं कि अगर वो किसी भी कॉरपोरेट घराने को बोल देंगे कि भाई इस आदमी की आप मदद कर दीजिए, तो वो आदमी मना नहीं कर सकता। इसको हटा दीजिए तो 1 मिनट का काम है। अरे लोड कम नहीं है। नहीं, अखिलेश जी की साख बहुत है कॉरपोरेट उसमें। अच्छा। हाँ, इनकी इज्जत बहुत है, इनकी क्रेडिबिलिटी बहुत है कॉरपोरेट घरानों में। हाँ, इंडस्ट्री लॉबी में अखिलेश जी को लोग बहुत वजन देते हैं, बहुत उनका सम्मान करते हैं। वजह क्या है सर? वो नेताजी की जो लीगेसी है अखिलेश जी मेंटेन करते हैं। अखिलेश जी से जब तक आप नहीं मिले हैं तब तक तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप उनसे मिल लिए हैं और उन्होंने आपके लिए कुछ किसी को फ़ोन करके बोल दिया तो कोई मना नहीं करता है। और कॉरपोरेट लॉबी में भी अखिलेश जी को लोग पसंद बहुत करते हैं। वो डिसेंसी, वो उनका एक तो मृदुभाषी हैं, बहुत पॉलिश्ड रहते हैं और अपने को बहुत अच्छी तरह कैरी आउट करते हैं वजन के साथ। अभी तीसरी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। हाँ, वो संख्या जब कम था तब भी था। हाँ, जब ये मुख्यमंत्री पद से हटे हैं तब भी इनका सम्मान कम नहीं था। अब तो लोकसभा में फिर बढ़ गई चीजें, तो बातचीत भी अच्छी तरह से करते हैं। दिल्ली में भी वजन है। दिल्ली में ही हम बता रहे हैं। मतलब दिल्ली में नेशनल जो पॉलिटिक्स है उसमें अखिलेश जी को लोग, आप ऐसे ही देख लीजिए ना, MK स्टालिन से कोई बात अगर अखिलेश कर दें तो मना करेगा क्या स्टालिन? या ममता दीदी मना करेंगे क्या? या शरद पवार जी मना करेंगे? इवन इस सरकार में भी बहुत सारे लोग हैं जो अखिलेश जी को सम्मान करते हैं। अमित शाह जी से कह दें तो न माने? नहीं, राजनाथ जी से, राजनाथ जी बहुत सारा काम है जो कि बीजेपी में किसी से कहेंगे तो शायद टाइम लगे होने में, और अखिलेश जी को अगर राजनाथ जी फोन करके कह देते हैं तो काम हो जाता। अच्छा। हाँ, तो पॉलिटिकल डिसेंसी, पॉलिटिकल एक जो मर्यादा होती है वो अखिलेश जी में है, नेताजी की तरह। जैसे नेताजी निभाते थे। नेताजी के बारे में ही चर्चा थी कि नेताजी से काम कराना हो तो उस काम को किसी अपोजिशन के नेता के जरिए सिफारिश करा दो, तुरंत हो जाएगा। अपने दल के नेता से कराओगे तो 1 दिन बाद होगा। नेताजी भी करते थे। विपक्ष के काम को ज्यादा। हाँ, नेताजी हमसे एक बार बोले थे कि हमको नेता तो वीर बहादुर ने बनाया अपोजिशन का। हम जो चिट्ठी लिखते थे वीर बहादुर कर देते थे। वीर बहादुर जी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे और नेताजी अपोजिशन में थे। तो नेताजी एज ए अपोजिशन लीडर जो उनकी पूरे यूपी में एक धाक बनी, तो उस समय वीर बहादुर जी चीफ मिनिस्टर थे, नारायण दत्त जी चीफ मिनिस्टर थे। तो कांग्रेस की सरकारों में भी नेताजी जो चाहते थे वो होता था। दिल्ली में भी है, लखनऊ में। तो वो अखिलेश जी में भी है। अखिलेश जी अगर किसी के लिए पैरवी कर देंगे तो वो बात होनी ही होनी है, कोई रोक नहीं सकता। और दूसरी अच्छाई है कि ये भी दिल में रखते नहीं है कुछ। वो आप सामने पढ़ेंगे तो आपको बता देंगे। तो पार्लियामेंट चलता है तो केवल लाल टोपी समाजवादी दिखता, लगता है कि पूरा कब्जा कर लिए हैं लोग।
तो ये तो पहले था, जब नेताजी पार्लियामेंट में थे तब भी यही होता था। नेताजी और लालू यादव दो ही मिलकर पार्लियामेंट चलाते थे। शरद यादव। हाँ, आप याद करिए। हाँ, हम तो देखे, लगता था कि हाँ, और अभी भी जैसे आप पार्लियामेंट की कोई भी प्रोसीडिंग उठा के देख लीजिए, एक तो अखिलेश जी बोलते बहुत अच्छा है पार्लियामेंट में। उनका पार्लियामेंट के अंदर की जो उनकी जो स्पीच है, उनका जो एक्सप्रेशन है, वो बहुत ही प्रभावी है, डेटा कोट करके और ये करके। दूसरा, जब वो बोलने के लिए खड़े होते हैं तो रूलिंग पार्टी के लोग भी सुनते हैं उनको। वो चीज़ अपोजिशन के बाकी किसी नेता के साथ नहीं है। रूलिंग पार्टी के लोग भी अखिलेश जी को सुनते हैं गंभीरता से। तो दूसरे लोगों के तो लुहेड़ी लेना शुरू हाँ, कर दूसरे लोगों को तो बोलने ही नहीं देते हैं। तो अखिलेश जी ने अपने को एज ए पार्लियामेंटेरियन बहुत अच्छी तरह डेवलप किया है इस बार की लोकसभा में। हाँ, और उनका किसी भी विषय का जो स्पीच है आप देखिए, बहुत टू द पॉइंट और एकदम डायरेक्ट होता है। ये तो है उनका, वो मैच्योरिटी लेवल बहुत हाई है और उनकी स्किल भी बहुत अच्छी है अपनी बात को रखने की। युवा नेता कहलाते हुए भी मैच्योर नेता के रूप में। हाँ, बहुत सारे युवा नेता है ना पार्लियामेंट में देश में। हाँ, वो तो एक्चुअली मैच्योरिटी एज से आती नहीं है, वो तो आपके प्रैक्टिस से आती है और आपके परिश्रम से आती है। मेरा मानना है कि बहुत सारे लोग हैं जो उम्र में बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं है। तो अखिलेश जी में मैच्योरिटी दिखती है जब वो पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गिरीश। बहुत बहुत धन्यवाद।